गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि हमने पीछे पार्ट में समझा था कि परिवहन और संचार जो होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने वाले ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है या माध्यम है। तो आज हम अपने चैप्टर के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। इसका ऑलरेडी पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बारे में हम सबने परिवहन और कम्युनिकेशन के बारे में समझ लिया था। और इसके बारे में हमने यह जाना था कि यह जो ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है, इसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह एक दूसरे से जुड़ने का एक माध्यम है। तो आज हम अपने चैप्टर के दूसरे भाग में देखते हैं, जहां हम और गहराई से समझेंगे कि अलग अलग प्रकार के परिवहन की क्या विशेषताएं हैं, कैसे सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग पूरी दुनिया को नेटवर्क की तरह जोड़ते हैं। किस प्रकार से सड़कें और रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग पूरी दुनिया को एक नेटवर्क की तरह जोड़ते हैं, और किस तरीके से संचार के विभिन्न साधन जैसे उपग्रह, सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क दुनिया भर में जानकारी का आदान प्रदान आसान बनाते हैं। तो इस भाग में हम कुछ प्रमुख मार्गों जैसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स, हवाई मार्गों, एयर रूट्स और संचार प्रणालियों, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानेंगे। ध्यान रहे बच्चों कि आज के समय में व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार सब इन्हीं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम से संभव हो रहा है। आज हम सिर्फ जियोग्राफिकल फैक्ट्स नहीं, बल्कि दुनिया को चलाने वाले असली तंत्र सिस्टम को समझने वाले हैं। तो चलिए एक नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं हमारा नया पार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय रेल मार्ग। सबसे पहले समझेंगे हम कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो कि यह एक रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलिया का एक रेल मार्ग है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल लाइन पश्चिम तटपर्थ से आरंभ होकर कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट आगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम को पूरब को जाती है, जैसा कि चित्र 8.7 में दिया गया है। तो उसको हम देखते हैं अभी। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम कि चित्र संख्या 8.7, जो कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मैप है। जैसा कि सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो जिस रेलवे लाइन की बात हो जा रही है, उस रेलवे लाइन का नाम है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो बच्चों देखिए, अब हम ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है सामने, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो डैश लाइन बनी है, यह एक महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग को दर्शाती है। जो डैश लाइन बनी है, यह एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग को दर्शाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों को जोड़ती है। यह जो रेल मार्ग है, यह ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों को जोड़ती है। इसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलवे। इसके बारे में आपने देख लिया है। तो देखो, ये रेलवे लाइन जो है पर्थ से शुरू होती है। यह रेलवे लाइन जो है वह पर्थ से शुरू होती है और पश्चिमी तट पर है, जो कि यह पश्चिमी तट पर है, और यह जाती कहाँ तक है। फिर इसके बाद होता क्या है कि कई सारे शहर होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कलगुरली हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पोर्ट अगस्टा हो गया, उसके बाद पोर्ट पोरी और पीटर बारो
ब्रोकन हिल, रोटो, पार्क्स, सिडनी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप एलबरी, मेलबोर्न। तो इसका जो संबंध है इस तरीके से इस रूट से होता हुआ जाता है, पर्थ से लेकर मेलबोर्न तक। और सिडनी अगर देखा जाए तो वो पूर्व किनारे पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा ऑस्ट्रेलिया पश्चिम से पूरब, जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है, अगर इसका मतलब हम समझे कि जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है पश्चिम से पूरब तक एक रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। ये जो पूरा हमारा ऑस्ट्रेलिया है, अगर हमको समझा जाए, इसको देखा जाए तो यह जो है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया पश्चिम से पूरब तक एक रेलवे लाइन से शुरू जुड़ा हुआ है। ये रेलवे बहुत जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बीच का एरिया मोस्टली रेगिस्तान और सुनसान है। जो बीच का एरिया है वह रेगिस्तान और सुनसान है, और बिना रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन करना यानी कि यातायात करना बहुत मुश्किल होता है। और एक बात याद रखना, ये रेलवे जो होते हैं इसमें क्या होता है कि माल गुड्स और लोगों दोनों के लिए लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं। ये जो रेलवे लाइन है ये इसके लिए वस्तुओं को भी ले जाया जाता है और लोग भी इससे जाते हैं, तो इनके लिए एक जीवन दान के रूप में काम करता है। चलो एक छोटा सवाल, अगर आपको पश्चिमी तट के पर्थ से पूरब के सिडनी जाना हो तो कौन सा मेजर रेलवे रूट लगे, और इसके बाद इसका आप जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू। अब इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपको खुद से इस मैप को ड्रॉ करना हो तो इसको आप नोट्स के थ्रू ड्रॉ कर लीजिएगा, लेकिन एक दो बार जो है कि आप जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहले क्या होता, कैसे बताया गया कि पहले जो यह रेलवे लाइन है ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेलवे है, इसको हम ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे भी कहेंगे। इसके बाद क्या है कि यह कई शहरों को जोड़ता हुआ जो है मेलबर्न तक जाता है, जो कि सिडनी है, यह सबसे पूर्वी तट पर स्थित है इस रेलवे लाइन के। उसके बाद कुछ बीच में शहर पड़ते हैं, जैसे कलगुरली, फॉरेस्ट हो गया, पोर्ट अगस्टा हो गया, उसके बाद देखिए पोर्ट पिरी हो गया, पीटर बारो हो गया, ब्रोकन हिल, रोटो और पार्क्स। तो यह कुछ मेजर शहर हो गए। तो बच्चों ये आपको समझ में तो आ गया होगा। आशा करते हैं कि अच्छे से आप इसको अपने बुक में नोट्स में बना लेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। बच्चों अब हम आगे देखते हैं ओरिएंटल एक्सप्रेस। यह लाइन जो है पेरिस के स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। यह जो है ओरिएंट एक्सप्रेस जो है, इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेल मार्ग द्वारा पूरे होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है, इसको जो कि ले जाया जाता है। इस्तांबुल को बैंकॉक, बाया, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट हम परिवहन देखते हैं, जल परिवहन, जो कि इम्पोर्टेंट परिवहन है। जल परिवहन जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पतन की सुविधाएं प्रदान करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है। जल परिवहन जो है वह बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। तो ये आपका हो गया जल परिवहन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया होगा, आपके बुक में दिख रहा होगा कि एफिल टावर से साइने नदी का दृश्य। एफिल टावर से साइने नदी का दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हम देख सकते हैं किस प्रकार यह नदी एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग बन गई है। तो कितना अच्छा नजारा है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट मार्ग है, समुद्री मार्ग। अब हम देखते हैं समुद्री जो मार्ग है उसके बारे में। महासागर सभी दिशाओं
महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं होती। समुद्री जहाजों द्वारा महासागरों का मार्गों के रूप में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत राडार बेतार के तार व अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतक कोष्ठक टैंकरों टैंकरों और विशेषीकृत जहाजों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग से विश्व की प्रमुख पत्तनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र संख्या 8.9 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित पृष्ठों में कुछ महत्वपूर्ण मार्गों की विवेचना की गई है। अब यहाँ पे देखिए कि हम सबसे पहले देख लेते हैं 8.9 जो समुद्री मार्ग है उनको देख लेते हैं। तो कहाँ है 8.9 का चित्र, यहाँ पे देखिए। अच्छा बच्चों, अब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो डायग्राम है दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्ग और बड़े बड़े बंदरगाहों को दिखाता है। यह जो मार्ग है ये बड़े बड़े समुद्री बंदरगाहों को दर्शाता है। तो सबसे पहले आप जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है आपको दिख रही है सामने, डॉटेड लाइन है, यह समुद्री मार्ग है। इन्हीं रास्तों से दुनिया के अलग अलग देश अपना माल एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं। यह जो लाइन आपको दिख रही है, इसी के माध्यम से एक देश दूसरे स्थान को कुछ सामान भेजते हैं और इसी मार्ग से लेकर आते हैं। और जो काले बिंदु डॉट से दिख रहे हैं, कुछ जो काले डॉट से दिख रहे हैं, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लंदन हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिंगापुर हो गया, यहाँ पे देखिए आपका न्यूयॉर्क हो गया, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मुंबई हो गया। तो ये जो नाम लिखे गए हैं और उसके बाद ये जो बड़े बड़े डॉट दिए गए हैं, यह जो आपके हैं ये सबसे बड़े समुद्री बंदरगाह हैं। मतलब यहाँ से माल जैसे कि कपड़ा हो गया, तेल हो गया, मशीन्स हो गई, अनाज हो गया, दुनिया भर में भेजा जाता है और मंगाया जाता है। यह कुछ बंदरगाह इंपॉर्टेंट है जहाँ से माल भेजा जाता है और मंगाया जाता है बड़े स्तर पर। अब देखिए, अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सबसे, अगर देखा जाए यूएसए का, तो न्यूयॉर्क पोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ जानकारी आप इकट्ठी कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि यूरोप में जो लंदन है, लंदन एक बहुत बड़ा बिजनेस का सेंटर है। लंदन जो है यूरोप का सबसे बड़ा बिजनेस का सेंटर है। एशिया में सिंगापुर और मुंबई काफी बड़े पोर्ट्स हैं। एशिया में सिंगापुर और मुंबई जो है यह काफी बड़े पोर्ट हैं। अफ्रीका का जो केप टाउन है, यहाँ पे देखिए केप टाउन दिख रहा होगा, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। तो जब भी आप मैपिंग कीजिएगा इन सब का ध्यान रखते हुए आप इसको अपने एटलस में दर्शा लीजिएगा। तो अगर हम देखें कि समुद्री मार्ग का काम क्या है, अगर देखा जाए कि समुद्री मार्ग का काम क्या होता है, यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं और सामान, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, तेल, लोहा, सब कुछ इन्हीं रास्तों से ले जाया जाता है। जैसे यूएस से अमेरिका से यूरोप सामान जाता है, जैसे यूएसए से यूरोप सामान जाता है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में माल जाता है, इसी तरीके से। अब एक बात और याद रखिएगा आप लोग, ये रास्ते जो है प्रकृति ढंग से तैयार हुए हैं। मतलब समुद्र के फ्लो, धारा और हवाओं के हिसाब से ये सबसे आसान रास्ते बन गए हैं। तो इसमें जो होता है कि प्रकृति के हिसाब, इसको जो नेचुरल तरीके से नहीं, जो होता है वैसा नहीं बनाया गया है। तो इस तरीके से तैयार किया गया है कि जिस तरीके से जल की धाराएं चलेंगी, रास्ता उसी तरीके से चलेगा, उसी तरीके, क्योंकि ये जो मार्ग होते हैं इनमें जो यात्रा करना बहुत सुलभ हो जाता है और ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। बस ये होता है कि बंदरगाहों का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गए। एक छोटा काम करते हैं कि अगर आपको न्यूयॉर्क से सिंगापुर सामान भेजना है तो कौन सा रूट लगे। अगर न्यूयॉर्क से आपको सिंगापुर सामान भेजना है तो किस रूट से आप जाएंगे, उसको जो है कि आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू।
तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसको। इसमें जो कुछ चित्र दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेटल हार्बर हो गया, वैंकूवर हो गया जो कि यूएसए का है, सैन फ्रांसिस्को है यूएसए का है जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, न्यू न्यू ओलियस है ये भी है, पनामा जो है यह जो है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है, पनामा एक नहर है। उसके बाद होनोलुलु, यह एक आइलैंड है जो कि बीच में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पर्थ, सिडनी, जैसा कि अभी हम सबने देखा, मेलबोर्न हो गया, ऑकलैंड हो गया, बेलपराजो हो गया, मॉन्टेवीडियो हो गया, यह इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, कैलावो, वेलम, रायो डी जेनेरियो, और उसके बाद कोलोन, और यहाँ पे मोम्बासा, स्वेज नहर, यहाँ पे देखिए हैम्बर्ग, यहाँ पे देखिए लंदन जैसा कि आपने देखा, कराची, मुंबई, कोलकाता, कोलंबो, फिर अदन की खाड़ी, केप टाउन, डरबन, और यहाँ पे देखिए संघाई, हांगकांग, योकोहामा, सिंगापुर। तो यह जो इम्पोर्टेंट समुद्री मार्ग और समुद्री पत्तन है, इनको आप अपने एटलस में जरूर जरूर मॉक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है बंदरगाह के। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। इसको देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों इसके आगे देखते हैं अब उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह हमारा औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दोनों प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेश व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे बृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पत्तन और पोताश्रय पोत्राशय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग के बारे में इतनी जानकारी हमको रखनी है। इतनी जानकारी रखनी है। अब आगे देखते हैं। भूमध्य सागरी हिंद महासागरी समुद्री मार्ग। भूमध्य सागरी हिंद महासागरी समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ हैं। उत्तमासा अंतरिक्ष से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी आ गई है। स्वेज नहर का जब से निर्माण हुआ तो जो है कि दूरी कम हो गई है और समय की बचत हो गई है। अभी आगे हम देखेंगे स्वेज नहर के बारे में। उत्तर उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। तो यह कुछ जानकारियां थी, जैसे कि उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, जैसे कि कुछ पश्चिमी अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कुछ अर्थव्यवस्थाओं को पशुपालन से आधारित यानी वाणिज्य कृषि और पशुपालन से आधारित कुछ अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हो गया था तो लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। स्वेज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। तो इस तरीके से कुछ सामान जैसे हो गया कि सोना, हीरा, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा, ये जो है प्राकृतिक संसाधन, यह पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच जो है कि व्यापार की मात्रा को बढ़ाते हैं यानी वृद्धि करते हैं।
बच्चों अब आगे देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, प्लाटा, ज्वार नदमुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। रायो डी जेनेरो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन है। तो ये आपका हो गया दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग। बच्चों अब हम आगे देखते हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग तो विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होते हैं जो होनोलुलु से मिलते हैं। बृहद वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी कम करके 2480 किलोमीटर यानी आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तन से जोड़ता है। वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर और याकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर। इस तरीके से जो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है कुछ इनके रास्ते हैं, इनको ऐड करते हैं, जोड़ते हुए जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम कि दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पत्तन है। होनोलुलु जो है इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पत्तन स्थित है। तटीय नौ परिवहन। अब देखते हैं बच्चों आगे हम तटीय नौ परिवहन पत्तन। यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है जबकि सामुद्रिक मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरण स्वरूप देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत, यूरोप में शेंगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है जो एक सदस्य देश तट को एक सदस्य देश के तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा जल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। अब देखते हैं नौ परिवहन नहरें। सुएज और पनामा ऐसी दो मनुष्य निर्मित नौ परिवहन नहरें हैं अथवा जलमार्ग हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वार का काम करती हैं। सबसे पहली है स्वेज नहर। स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर, इस नहर का निर्माण जो हुआ था वह 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज पत्तन के मध्य भूमध्य सागर, लाल सागर को जोड़ते हुए किया गया था। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में घटाता है। यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यह जो स्वेज नहर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, जैसे इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ था। उसके बाद उत्तर में पोर्ट सईद है, दक्षिण में पोर्ट स्वेज है, के मध्य जो है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। तो कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, स्वेज नहर का डायग्राम दिख रहा होगा, तो चलो बच्चों अब हम इस स्वेज नहर के पूरे नक्शे को अच्छे से समझते हैं। जो स्वेज नहर है इस पूरे नक्शे को हम अच्छे से समझते हैं जैसा कि दिख रहा है। तो ध्यान से ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ,
यहाँ से हम देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, तो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले ऊपर जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भूमध्य सागर। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा भूमध्य सागर, जो कि मेडिटेरियन सी है, यानी यहाँ से नहर की शुरुआत होती है। यहाँ से नहर की शुरुआत होती है भूमध्य सागर से। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ किनारे पर, देखिए आपको दिख रहा होगा पोर्ट सईद। पोर्ट सईद यह नहर का उत्तरी सिरा है, यह नहर का सबसे उत्तरी सिरा है। जो पोर्ट सईद है यह नहर का उत्तरी सिरा है। यहीं से जहाज नहर में प्रवेश करते हैं। यहीं से जो जहाज है पोर्ट सईद से, यहीं से नहर में प्रवेश करते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आया है इस्माइलिया। इस्माइलिया इस नहर के बीच का इम्पोर्टेंट शहर है इस्माइलिया। इम्पोर्टेंट शहर है इस्माइलिया। उसके बाद आप नहर का जो बीच वाला हिस्सा है, मिडिल पॉइंट को मान सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो नहर का बीच वाला पॉइंट है वह इस्माइलिया है। अब इस्माइलिया के पास दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपको ग्रेट बिटर झील और ग्रेट लिटल झील, यह जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, झीलें हैं। ये दोनों झीलें नहर के बीच में हैं और शिप से यहाँ पर रुक नहीं सकते। ये जो बीच में स्थित है, शिप से यहाँ पर रुक सकते हैं। दोनों जो झीलें हैं, ग्रेट बिटर झील और लिटिल बिटर झील। इसके बाद हम देखते हैं, फिर नीचे आते हैं तो स्वेज नाम का एक शहर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। इसके नीचे यहाँ पे देखिए स्वेज नाम का एक शहर दिख रहा होगा, आता है, और दक्षिणी सिरा है। जो स्वेज लिखा है यह सबसे दक्षिणी सिरा है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से लाल सागर में आप प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लाल सागर में प्रवेश करते हैं। लाल सागर में, रेड सी में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आपको देख रही होगी, फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिख रही होगी स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से इसके आगे जो है पूरा रेड सी जो है कि ओपन होता है। इस तरीके से यह हमारी पूरी बात स्वेज नहर की कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखिए इधर उधर की भी चीजें दी गई हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मतलब आप सबको मतलब इससे था कि जो स्वेज नहर की पूरी कहानी क्या है। स्वेज नहर जो है कि भूमध्य सागर से शुरू होती है। सबसे उत्तरी जो हिस्सा है वह पोर्ट सईद है। उसके बाद स्वेज नहर यहाँ से शुरू होती है। बीच में एक पॉइंट आता है इस्माइलिया। इस्माइलिया जो है हम मान सकते हैं कि स्वेज नहर का एक बीच वाला हिस्सा है। उसके बाद देखिए आप कि उसके इम्पोर्टेंट जो लेक्स हैं, झीलें हैं। उसके बाद एक ग्रेट बिटर झील है, दूसरा लिटिल बिटर झील है। उसके बाद स्वेज नामक शहर आता है। उसके बाद आपका लाल सागर आता है। उसके बाद आपकी स्वेज की खाड़ी आ जाती है। तो इस तरीके से हम समझ लिए अच्छे से। आप देखेंगे कि कुछ, अगर देखिए तो वेस्ट साइड में आपका आता है, अगर देखें तो उसमें आता है कि रेगिस्तानी क्षेत्र, जैसे सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा होता है। तो इसको आप जब उसमें देखेंगे, एटलस में देखेंगे या फिर आप डाल के देखेंगे, स्वेज नहर देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। मैप में हो गया या फिर आप गूगल से इमेज के थ्रू जान सकेंगे इसके जो आसपास के एरिया है, या फिर इसके आसपास के कौन कौन से देश इसके आसपास लग रहे हैं, कौन से पड़ोसी देश हैं, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि यह डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। अत्यधिक यात्री एवं माल कर होने के कारण कुछ जलयान जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा भी आवागमन किया जाता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो की ओर जाती है। नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और स्वेज नहरों को ताजे पानी की आपूर्ति हो पाती है। तो अब जो अगला पॉइंट है, अब हमारा दूसरा जो नहर इंपॉर्टेंट है वह है हमारी पनामा नहर। तो बच्चों इसको हम अब देखेंगे पार्ट 2 में, पनामा नहर के बारे में। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। तो आशा करते हैं कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अब मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।